गुड इवनिंग ऑल बेटा, आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। एक सेकेंड। ओके, आज आगे वही कंटिन्यू करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपको याद होने चाहिए थे सभी को। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से हम लिखते हैं ax² + bx + c = 0, जिसमें a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? लेट से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू -b/a, राइट? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था? दैट इज अल्फा बीटा c/a होता था, राइट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? p² - 4ac, जिसके लिए अब अलग अलग रूट्स की कंडीशन थी। क्या? इफ, पहला केस, इफ रूट्स आर रियल, अगर दोनों रूट्स रियल हैं तो कंडीशन क्या होगी? d > क्या होना चाहिए? 0। अच्छा, > का मतलब हो गया कि इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। सेकेंड, इफ रूट्स आर रियल, रियल तो बोल दिया रियल है, एंड डिस्टिंक्ट, और ये भी बोल दिया कि डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल रूट्स, ऐसे ही बोल सकते हो आप, अनइक्वल, इक्वल नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? d मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और थर्ड, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी और इक्वल भी है, तो फिर क्या होगा? d = 0 होगा। अच्छा, रियल एंड इक्वल में कभी कभी बोल देता है रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो रिपीटेड रूट्स का मतलब ये होगा कि दोनों रूट्स जो है, जो x की वैल्यूज हैं, वो दोनों अल्फा और बीटा के हैं, सेम है। और लास्ट है, इफ रूट्स आर नॉट रियल, अगर रियल नहीं है रूट्स, तो फिर d क्या होता था? <<0 होता था। ये क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है। अब आता है कि x की जो वैल्यू होती थी, हम क्या लिखते थे? -b ± √d। दिस वाज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक छोटी क्लासेस से। x = होता था -b ± √d / 2a। फिर हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है, अगर a > 0 है, if अगर पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक मिनट, स्लाइड ऊपर करना। हाँ बेटा, इसमें से चारों में से पूछो, अगर कुछ केस नहीं आया तो समझ में। पहले वाले में हमने लिखा है रूट्स रियल, उसमें रियल में वो इक्वल वाले भी हो सकते हैं, अनइक्वल वाले भी, तो दोनों कंडीशन लिख दी, > 0। फिर आपने लिखा कि रियल है और डिस्टिंक्ट भी है, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल है, दोनों अलग अलग है, तो > 0, इक्वल के लिए या रिपीटेड रूट्स के लिए = 0, और नो रियल रूट के लिए <0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x का वैल्यू आप ऐसे निकालते थे, -b ± √d / 2। अगर मिडिल स्प्लिटिंग हो रही है और आप वैसे ही फैक्टराइज कर पा रहे हो तो इजी है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसे, उससे कर देते हैं। और फिर ग्राफ जो होता था क्वाड्रेटिक फंक्शन में, हमने पढ़ा था कि a अगर > 0 तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और इफ a < 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ऐसा। और मैंने बताया था ये जो होता है, ये पॉइंट, ये वर्टेक्स होता है जहां से ये टर्न करता है ग्राफ। तो ये वर्टेक्स जो होता है, ये होता है -b/2a, फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने इसका, -d/4a। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला है, -b/2a, -d/4a। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस केस में ये जो आंसर आएगा, यानी कि ये जो आप लिख रहे हो -d/4a, बेसिकली x, y है, तो जो x की वैल्यू है वो आपकी ये है, जो ये y की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू बेसिकली। तो फर्स्ट वाले केस में जब a > 0 है और अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो उस केस में ये जो y का वैल्यू है कैसा होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? ये होगा आपका मिनिमम, क्योंकि ग्राफ इससे नीचे जाएगा ही नहीं। और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? y ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? एक तो था मैंने कि ग्राफ के थ्रू बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम क्वाड्रेटिक का, लेकिन आपको याद होगा मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में आपको बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, याद है? नेक्स्ट आता है, ये पता होना चाहिए। अब आता है कि अगर मान लो मैं दे देता हूं कि इफ
अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रिक, किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के, देन दो जर्नल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा जर्नल इक्वेशन उसकी क्या होगी, वो कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, px इक्वल टू क्या लिख देते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। ये आपका जर्नल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है अगर आपके किसी भी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के, तो जो जर्नल इक्वेशन होगा या जर्नल पॉलिनोमियल जो होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कंडीशन क्या लगा दी, k नॉट इक्वल टू 0, जो k है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके भी अगर मैं रूट्स निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सभी को? Yes, sir. ओके हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लेट से लिखा हुआ है। इसके जो रूट्स निकालोगे अल्फा बीटा वो क्या आएंगे आपके, 3 आएगा और 2 आएगा। इसको समझ में आया कि कैसे आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके मिडिल स्प्लिटिंग करके फैक्टर्स आ जाएंगे, तो x के लिए एक बार 2 आएगी और एक बार 3 आएगी। तो आपका अल्फा 2 और अल्फा बीटा 3 आ गया, या बीटा 2 और अल्फा 3, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई से भी लाइक लिख दो। तो ये दो आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए। अच्छा अगर मैं इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता, 3x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करके कर देता, तब आंसर क्या आता, डिफरेंट आता है अल्फा बीटा या सेम आता? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके उसके रूट्स निकालता तो भी क्या आते हैं, अल्फा 3 बीटा 2 ही आता बेटा, है ना? तो आपको समझ में आया कि किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से जो रूट्स हैं वो चेंज नहीं होते, वही के वही आएंगे, बिकॉज 3 इज नॉन जीरो। मतलब अगर आप कहते हो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 3 जीरो होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 3 तो डेफिनेटली मुझे पता है कि कांस्टेंट और नॉन जीरो, तो वो तो जीरो होगा नहीं, तो यही जीरो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करके फिर वही आंसर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा था k मल्टीप्लाई किया था और बोला था k क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जर्नल क्वाड्रिक इक्वेशन का लिखने का या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखने का एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सभी को बेटा? Yes, sir. सर किसी को इसमें डाउट? हाँ, अब आता है, हाँ अब आती है कॉमन रूट की कंडीशन। ये रूट्स हो गए, अब आता है कॉमन रूट की कंडीशन। कंडीशन फॉर कॉमन रूट। मान लो दो क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है हमें, लेट्स से कुछ ऐसे दी हुई है दो क्वाड्रिक इक्वेशन। पहली दे रखिए a1x स्क्वायर x1 स्क्वायर b1x, x1 की जगह इसको x से लिखो, मान लो कुछ ऐसा गिवन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, ये आपकी पहली क्वाड्रिक इक्वेशन है लेट्स से। और दूसरी कुछ ऐसी है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। ये दो क्वाड्रिक इक्वेशन लेट्स से दी हुई है और मुझे कहा जाता है कि एक कंडीशन फाइंड करो जिसके लिए इन दोनों का एक कॉमन क्या हो, रूट हो। तो दोनों का कॉमन रूट के लिए कंडीशन निकालने के लिए कंडीशन का फॉर्मूला है, मतलब जो कंडीशन है वो क्या है, याद रख लो। कंडीशन इज b1c2 माइनस b2c1 मल्टीप्लाई करोगे a1 b2 माइनस सर a2 आपकी b1। स्क्रीन थोड़ा लेट लिख रही है। हाँ एक सेकेंड, मेरे को भी लाइक प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। अब ठीक आ रही है? तो मैं कंडीशन लिख रहा था कि अगर दो क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है हमें और हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का एक कॉमन रूट है, तो उसके लिए कंडीशन है b1c2 माइनस b2c1 मल्टीप्लाई में a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू होगा क्या, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ समझाऊं कि कैसे आया ये, ऐसे सोच लो x का स्क्वायर और जो x है, लेट से इन दोनों का लेट मान लेते हैं पी बी और कॉमन मान लेता हूं, इनका एक कॉमन रूट p है।
तो अगर कॉमन रूट का मतलब होता है कि वो जो p है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो। तो यानी कि a1p स्क्वायर b1p प्लस c1 भी 0 होगा और a2p स्क्वायर प्लस b2p प्लस c2 ये भी 0 होगा। ये क्लियर है? अब इसको आप ऐसे सोच लो, ये दो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, जैसे लीनियर इक्वेशन होती थी ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, याद है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आप क्या करते थे, एक तो होता था एलिमिनेशन मेथड, एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था। आई थिंक पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ हम डराइव करते थे कि x और y की वैल्यू क्या आएंगी। तो मैंने ऐसे मान लिया कि p स्क्वायर जो है वो x है और जो p है वो y है, मतलब p जो है p स्क्वायर जो p का स्क्वायर ही है, बट अभी के लिए ऐसे मान लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब आप कंडीशन निकालोगे तो ये आएगी कंडीशन, ठीक है, सॉल्व करके। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये कंडीशन मेमोराइज कर लो, याद रख लो। अच्छा, फिर मैंने बोला इफ बोथ कॉमन रूट्स, अगर मैं कह देता हूं जो रूट्स हैं वो दोनों ही कॉमन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही कॉमन रूट्स है। तो दोनों कॉमन रूट का मतलब क्या होता है, सोचो। अगर मैं कहता हूं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, उन दोनों के जो रूट्स हैं दोनों निकले दो इक्वेशन से, लेकिन वो दोनों सेम आ गए, दोनों के कॉमन आ गए, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, दोनों जो इक्वेशन है वो सेम ही होंगी, बस एक दूसरे का क्या होगा, कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे यहां पर करा मैंने इस इक्वेशन के रूट्स निकाले, तो इस इक्वेशन के रूट्स आए 2 और 3। अगर 3 से मल्टीप्लाई करके निकाला उसके भी 2 और 3 आए, तो दोनों कॉमन रूट का मतलब तो यही निकलता है ना कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का कुछ मल्टीपल ही होगी, यानी दोनों सेम इक्वेशन होंगी बेसिकली। यस क्लियर सर। है? तो अगर दोनों कॉमन रूट्स हैं तो उसके लिए फिर क्या होगा, दोनों की जो कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 18 इक्वल टू 0। अगर मैं इनकी रेशियो निकालूं कॉफिशिएंट की, तो सबका आंसर 1/3 आएगा, राइट? -5 बाय -15 और 6 बाय 18, राइट? सबका आंसर 1/3 आ जाएगा ना। तो ये जो कॉफिशिएंट है वो सारे क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो यही कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। क्लियर है सभी को बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी। लेट्स से हमें कहा गया इफ two quadratic equation have real coefficient and non-zero or non-real complex कॉमन रूट। मैं कह रहा हूं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके जो कॉफिशिएंट हैं वो कैसे हैं, रियल है, कॉफिशिएंट रियल है, और उनके जो रूट है, लेट्स से एक जो आ रहा है रूट वो कैसा आ रहा है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, देन both रूट्स विल बी कॉमन। मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो कॉफिशिएंट्स है वो तो रियल है, और जो आपका रूट आ रहा है कॉमन, लेट से एक रूट जो आ रहा है कॉमन वो नॉन रियल आ रहा है, तो इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों के दोनों ही रूट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, क्योंकि एक रूट दोनों में नॉन रियल जो होगा कॉम्प्लेक्स कॉमन रूट नहीं हो सकता। अगर दूसरा निकालेंगे तो वो भी कॉमन ही आना चाहिए, मतलब दोनों इक्वेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक दूसरे की मल्टीपल होनी चाहिए। ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज, इफ टू क्वाड्रेटिक विथ रैशनल कोएफिशिएंट, अगर मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके जो कोएफिशिएंट है वो रैशनल है, रैशनल मतलब 2, 3, 1/3, 1/5 चल जाएगा, लेकिन √2 नहीं होना चाहिए, √3 ऐसे इररेशनल वाले नहीं होने चाहिए कोएफिशिएंट्स। तो अगर ऐसा है कि दो क्वाड्रेटिक हैं जिनके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, रैशनल है, हैव, और इनके क्या है, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन, कौन सा कॉमन, इररेशनल रूट। उनका जो एक रूट आता है वो कैसा आता है, कॉमन इररेशनल रूट आ जाता है। देन बोथ रूट्स विल बी कॉमन, मतलब अगर एक कॉमन रूट आ जाता है और वो इररेशनल आता है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों के दोनों ही रूट्स क्या होंगे, उसके कॉमन होंगे, एक इररेशनल नहीं हो सकता। मतलब
ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में एक इरेशनल रूट कॉमन हो और दूसरा रैशनल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दोनों ही रैशनल होंगे और दोनों ही कॉमन होंगे। क्लियर है? तो ये दो बातें याद रखनी है। यस सर। अब लेट्स से इस पे क्वेश्चन लाइक पूछ लिया मैंने, ऐसा पूछ लिया कि हमें दिया हुआ है, लेट्स से एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से पढ़ना। इफ मैंने इक्वेशन दे दी दो, लेट्स से इफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड एक और दे देते हैं 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, हैव वन कॉमन। The screen is not sharing. Please share the link. अब आ रही है? यस तो मान लेते हैं इफ, मान लिया इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दूसरी है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, और मैं कहता हूं हैव वन कॉमन रूट, इन दोनों का एक कॉमन रूट है। देन, और ये भी चलो ये भी बोल दिया कि a और b जो है, जो कोएफिशिएंट है वो रियल है। देन फाइंड करना है आपको a कॉमा b, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले हमने नोटिस करा जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है और जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो वहां से मैं दोनों रूट्स निकाल सकता हूँ। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अच्छा जो मैंने पीछे कंडीशन लगाई थी, ऐसा नहीं है कि एक कॉमन रूट बोल दिया तो आप हमेशा ये कंडीशन लिखोगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी, बिना कंडीशन के भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कंडीशन लगाओगे तभी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें मैंने नोटिस करा, पहली वाली इक्वेशन में अच्छा मान लो, चलो मैं कंडीशन भी लगाता हूँ। कोई बच्चा क्या करता है, ये पहली वाली कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन में क्या अगर आपने वैल्यूज पुट कर दी और जो कोएफिशिएंट है उसमें आपने फिर नोटिस करा जो इक्वेशन बनेगी उसमें a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जो आपको निकालने हैं, जो आपको नहीं पता। तो एक इक्वेशन से क्या a और b की यूनिक वैल्यू निकल जाएगी? सोच के बताओ, अगर मैं कंडीशन लगा भी देता तो क्या a और b की वैल्यू एक इक्वेशन लिखकर निकल जाएगा? बताओ भाई। No, sir. अगर मैंने इस इक्वेशन में अगर मैंने पुट भी कर दी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें a और b आ जाएगा। तो एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो आप कभी भी उनकी यूनिक वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते कि a और b क्या होगा। Yes. इसका मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है तो अब हमें क्वेश्चन तो इतना ही गिवन है, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है, तो इसी को पढ़ के समझना है कि क्या कहां से निकलेगी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला ना कि कॉमन रूट अगर बोल दिया तो आपने कंडीशन लगा दी आंख बंद करके, ऐसा नहीं है। आप आराम से समझो पहले, तो आप एक दो स्टेप पहले आगे सोचो कि अगर आप कंडीशन लिख भी देते, लेट्स से मैंने ब्लाइंडली क्या करा, कंडीशन लिख देता, वैल्यूज पुट कर देता और अटक जाता, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैंने इतना कुछ लिखा, अब मैं अटक गया। तो पहले मुझे एक स्टेप या दो स्टेप थोड़ा आगे सोचना है कि एक कॉमन रूट है तो मैं कंडीशन लिखूंगा भी तो ए और बी की वैल्यू निकलेगी तो है नहीं, तो यानी कुछ और बात भी होनी चाहिए जो मुझे दिख नहीं रही। अब क्वेश्चन तो इतना ही है, तो अब और कुछ गिवन भी नहीं है। तो अब मैं क्या समझूंगा कि जब पहली इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, पहली वाली इक्वेशन में तो कुछ भी आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, बस एक्स की फॉर्म में एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो मैं यहाँ से जो रूट्स होते हैं वो तो निकाल ही सकता हूँ, तो निकाल लेता हूँ। क्या आएंगे भाई, मैंने देखा मिडिल स्प्लिटिंग कर पाऊंगा मैं, मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करके 3 पॉसिबल, मतलब मेंटली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या करा, एक्स की वैल्यू वैसे निकाली, पर पहले अगर चेक करा डी कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट आया इसका b का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो भैया आ गया 9 माइनस 20, तो नेगेटिव आ गया। अब आपको पता है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हैं, दोनों के दोनों, therefore it has complex नॉन रियल रूट्स, है ना भाई। इसके जो रूट्स होंगे वो कंफर्म हो गया, नॉन रियल होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है तो रियल रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, फिर मैंने आपको पीछे भी कंडीशन लिखवाई है, याद होगा, देखो ये लिखवाया कि अगर रियल कोएफिशिएंट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो पहले देखकर इसको बताओ, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में क्या सारे कोएफिशिएंट रियल है? यस सर। सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, लेकिन उसके रूट्स जो आ रहे हैं वो दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं और बोला गया है कि दोनों इक्वेशनों में एक एक कॉमन रूट है, तो अगर एक कॉमन रूट आप कह रहे हो है दोनों में और दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो उन दोनों में से अगर एक भी कॉमन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने कहा था कि अगर एक भी कॉम्प्लेक्स कॉमन रूट होगा
एक भी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट कॉमन होगा तो इसका मतलब Root ये है। निकलता है कि दोनों ही कॉमन होंगे, एक नहीं हो सकता, सिर्फ एक नहीं हो सकता, दोनों ही होंगे और वो दोनों ही एग्जैक्टली सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कॉमन रूट्स हैं। Therefore, now since equation has real coefficients, coefficient real है and has both complex non-real roots, therefore हम कह सकते हैं therefore both roots are, ये अगर जो दोनों के आपने बोला है कि क्वेश्चन बोला गया था एक कॉमन रूट है, वो दो एक नहीं दोनों ही कॉमन रूट होंगे और बेसिकली दोनों इक्वेशन एक दूसरे की क्या है, मल्टीपल है। और अगर दोनों कॉमन रूट है अब हो जाएगा कैसे, अब बोथ कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा देंगे। क्या होती थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 कितना है, a1 है 1, a2 है 3, तो 1/3 3/a 1/3 3/a इक्वल टू c1/c2, c1/c2 में 5/b। अब निकल जाएगा। अब इन दोनों को रखूंगा तो a की वैल्यू आ गई 9, इन दोनों को इक्वल रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 × 5 15। तो a और b दोनों आ गए। क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया भाई सभी को? पूछो Yes, अगर sir. किसी को डाउट है इसमें तो। सॉरी, हाँ बोलो भाई किसी को अगर डाउट है तो इसमें No, sir. बोलो बेटा, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. क्लियर है, ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे आपके। अच्छा, फिर आपने लाइक 9th 10th में जब पढ़ा था तो सम ऑफ रूट्स का पता है आपको फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी वाई होता है। अब लेकिन मान लो मैंने कह दिया इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, मैंने ऐसे बोल दिया। और फिर किसी ने आपसे कहा फाइंड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, ऐसे बोल दिया। मतलब आपको कहा गया है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। तो आपको इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला पता है, क्या होता था, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, यही होता था ना, ये होती थी ना। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो अब ये बनाने के लिए मुझे मतलब सम ऑफ रूट्स में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब करना है, ये करना है। और इनकी वैल्यूज कहां से आएगी, हमें अल्फा प्लस बीटा ओरिजिनल इक्वेशन से बता सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा कितना है। ओरिजिनल इक्वेशन को देखकर अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं। माइनस बी बाई ए करोगे तो 3 आएगा और अल्फा बीटा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट, ये क्लियर है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है। अब इन दोनों को यूज करके क्या करना है, मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो भाई अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तो बहुत ईजी है निकालना, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा का होल क्यूब लिखा, 1 का क्यूब 1 आ गया। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कोई बताएगा कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कहां से निकाले? अब कोई बच्चा बोलेगा सर ओरिजिनल इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली लो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगी नहीं। तो इसमें मैं क्या करूं, x की वैल्यू ऐसे निकाल दूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी तो डिवाइड अल्फा बाय 2 प्लस करके। बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करके। देखो पहली बात तो अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर करोगे तो इसमें लाइक जो वैल्यू आएगी वो रूट डी जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो अजीब सा आंसर आएगा रूट में। फिर उनके क्यूब करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको कुछ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से ही आता है फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो अब कुछ फॉर्मूले मतलब याद होने चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा अगर कहीं पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करना है सिर्फ। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। अच्छा, सेकंड मैंने बता दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। मतलब मैं हर बार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज कर रहा हूँ। कोई बताएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कैसे लिखेंगे?
अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ जाएगा, प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, उसको माइनस कर दिया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. अच्छा मान लो ऐसा निकाल लो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तब क्या करेंगे? अब वो कह देता है ये वैल्यू फाइंड करके दिखाओ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तब क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई बताओ? अच्छा इससे पहले ये बता दो, चलो एक मिनट, इससे पहले एक मिनट ना, वो तो ठीक है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बता दो पहले, कैसे लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। अच्छा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, पहले अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर लिया, चलो क्या आएगा? ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये ठीक है? यस सर। और अगर आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना तो फिर निकल गया, क्या आएगा? रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का सर ये होल रिजल्ट स्क्वायर कैसे प्रूव माइनस करना का हमने इसका? क्या क्या क्या? जैसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा को। ये कैसे लिखा यार? इसमें देखो होल स्क्वायर तो दोनों में आएगा, ये आएगा ना इसमें, यस सर। और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मतलब जब आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा तो आपको पता है 2 अल्फा बीटा आ रहा है, लेकिन आपको एक्चुअली लेफ्ट साइड पे तो माइनस 2 अल्फा बीटा चाहिए, तो आप माइनस 4 कर दोगे राइट साइड पे ताकि इक्वल हो जाता। क्लियर है? यस सर। तो अगर जिस बच्चे को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद है वो तो जल्दी से मैनिपुलेट करके खुद भी निकाल लेगा, मतलब कोई याद रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं है याद तो भाई लर्न कर लो, और समझा भी रहा हूँ थोड़ा सा, लाइक समझ भी लो कि कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ताकि आप मैनिपुलेट करके इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद है किसी को? सर सुना है या भी क्यूब याद रूट्स ऑफ नहीं। यूनिटी, भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो मैं बता देता हूँ कैसे लिखते थे उन्हें, 1 मेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख देते थे, ये होते थे। मतलब ऐसे होता है बेसिकली, अगर आपको कोई कहता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना, मतलब ये निकालना है कि कितना होगा, तो आपने क्या करा, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्यूबिंग करी तो x क्यूब, मतलब बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो मतलब x क्यूब आप कह रहे हो बेसिकली 1 है। तो अब इसको सॉल्व अगर आप करते हो तो आप क्या लिख देते हो, जो छोटी क्लासेस में जब हम होते थे तो हम क्या करते थे, x इक्वल टू 1 लिखकर छोड़ देते थे और कुछ नहीं करते थे ना, बस इतना लिख के छोड़ देते थे ना। Yes, sir. पर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब ये प्रॉपर, अगर मैं इसके पूछूं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं या कितने आंसर्स हैं तो 3 आंसर आएंगे, ये गलत है। मतलब अगर x इक्वल टू 1 लिखते हैं, इसके और भी आएंगे, वो कौन से होंगे? वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ये तो आपका रियल है, मतलब अगर x क्यूब आपको कोई कहता है 1 तो उसका रियल सॉल्यूशन बताओ तो x इक्वल टू 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते ही नहीं थे, 11th में पढ़ते हैं। तो फिर और कैसे निकालेंगे? अब x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसी बात को, ठीक है? यस सर। अच्छा इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करा मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी भाई, क्या होती थी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता था ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता था फैक्टराइज करके। तो मैंने एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 रखकर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, तो ये आ गया। अब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आप कहोगे कि x माइनस 1 या तो 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहां से तो x 1 आ गया जो आपका रियल सॉल्यूशन होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो 0 हो सकता था। तो यहां से कैसे करोगे? अब यहां से मिडिल स्प्लिटिंग होगा नहीं, और d निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो d नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इससे जो रूट्स आएंगे वो कैसे रूट्स आएंगे? कॉम्प्लेक्स आएंगे, नॉन रियल। तो वो कैसे निकालेंगे? वही d वाला मेथड लगा देंगे, x इक्वल टू क्या, माइनस का b प्लस माइनस रूट d निकालना, क्या आएगा इसका? d निकालोगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, तो 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3 रूट के अंदर डिवाइड बाय 2, तो यानी कि x की वैल्यूज आ रही है माइनस 1, एक बार प्लस लेकर लिख दिया रूट 3 आए डिवाइड बाय 2, और x इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आए डिवाइड बाय 2। क्लियर है? Yes, sir. इन्हीं को हमने नाम दे दिया, इन्हीं को नाम दे दिया, एक को ओमेगा बोल दिया और एक को ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। मतलब अगर आप इसको ओमेगा इस तरह से लिख दिया और इसका स्क्वायर करते हो तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, जो रूट्स आए हैं कौन कौन से आए, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आएंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं,
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सिंबल लिख दिया इस तरह से ताकि वो बार बार ना लिखना पड़े, -1 + √3i डिवाइड बाय 2, -1 - √3i डिवाइड बाय 2। अब ये चीज ऑब्जर्व करना, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, ऐड करके देखो 1 प्लस -1 - √3i डिवाइड बाय 2, फिर है प्लस का -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2। करना क्या आएगा, एलसीएम लोगे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 -1 - √3i और यहाँ पे आएगा -1 प्लस का √3i। ये दोनों तो कट गए, 2 - 2 भी 0 हो गया, तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो एक आइडेंटिटी बन गई, ये पढ़ी होगी तुमने, बड़ी फेमस आइडेंटिटी है। इन तीनों का सम क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखना है। एंड और क्या याद रखना है कि अगर क्यूब कर दोगे, क्योंकि अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो और ओमेगा उसमें से एक क्यूब रूट है, मतलब 3 क्यूब रूट है, 1 भी है, ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वायर भी है, तो उसका अगर मैं किसी भी रूट का क्यूब करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ये क्लियर है? यस सर। ये दो बातें भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होनी चाहिए दोनों। ये मैंने बता भी दिया है क्या, सिर्फ आइडेंटिटी तो समझाई दी, लेकिन ऊपर से बता दिया भैया कि मैंने ये है क्या। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? बाकी जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, थोड़ा सा और सिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और चीजें बताऊंगा कि nth रूट वगैरह कैसे निकालते हैं। तो मैंने 1 का क्यूब रूट सिर्फ समझाया, क्योंकि ये ना कहीं पे लाइक क्वाड्रेटिक या किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज हो जाएगा, तो इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये दो फॉर्मूले आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो अब लेट्स से क्वेश्चन आ गया हमारा। लास्ट टाइम हमने जब करे थे रूट्स, कंडीशन बताई थी मैंने, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में। लेट्स सी, एक बार रिकॉल करते हैं, देखते हैं आपको याद है या नहीं। लेट्स से मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया था, इफ x² माइनस लेट्स से k - 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस k इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें k की वैल्यू बतानी है। फाइंड k, ऐसे बोलिए फाइंड k इफ, मैंने कंडीशन बताई थी कि रियल रूट है, नॉन रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं, तो बहुत सारी कंडीशन लगाकर हमने k की वैल्यू निकाली थी। तो इस बार मैंने लेट्स से ऐसे बोल दिया कि इसमें k की वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है हैज exactly one root, has exactly one root between which lies between 1 से 2। मैंने कह दिया कि k की वैल्यू निकाल के दिखाओ जिसके लिए, मतलब k की वैल्यूज बताने की कहां से कहां तक रेंज कर सकती हैं, जिसके लिए जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं उसमें से एक ही रूट, एग्जैक्टली एक ही रूट अल्फा या बीटा में से एक ही रूट 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। 1 और 2 के बीच में मतलब एग्जैक्टली 1 और 2 के मिडिल में मतलब कहीं भी हो सकता है, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली मिडिल में। तो सबसे पहले जब इसने ये बोल दिया कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में मतलब वो कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे, वो रूट रियल होगा या नहीं होगा, रूट रियल ही होगा, राइट? ये क्लियर है? यस तो अगर मैं सबसे पहले तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि x² लिखा है, x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यानी ये पता लग गया कि a आपका 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला है, ये तो पता लग गया। अपवर्ड पैराबोला में इसने बोला है कि रूट जो होना चाहिए एग्जैक्टली एक रूट ऐसा होना चाहिए जो 1 और 2 के बीच में है। तो इसका यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं थोड़ा सा कुछ ऐसा बनेगा, ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, तो या तो कुछ ऐसा बनेगा या फिर कैसा बनेगा, और या फिर ऐसे बन रहा होगा भाई। ये क्लियर है? यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, मैंने वो वाला केस क्यों नहीं लिया, कोई बताएगा मैंने ऐसा केस क्यों नहीं लिया? 1 और 2, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टच होके चला गया 1 और 2 के बीच में, ऐसा क्यों नहीं लिया मैंने? सर ये एग्जैक्ट हो गया। हाँ, इसमें एग्जैक्टली 1 नहीं हुआ ना, इसमें तो दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल है और दोनों के दोनों ही 1 और 2 के बीच में हो गए। ये बात क्लियर हुई सभी को? क्लियर है भाई यस सर। कि ये वाला केस हम क्यों नहीं ले रहे? ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों ग्राफ को देखकर सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कि रूट्स दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। ये बात समझ में आ रही है यस सभी को सर। भी? अच्छा, दोनों के दोनों रूट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो पहली कंडीशन क्या लगाएंगे हम? देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी है, रेस्ट्रिक्शन लगाकर ही के की वैल्यू पता लगेगी कहां से कहां तक है। तो पहली रेस्ट्रिक्शन तो ये लगेगी भाई, देखकर ही ग्राफ को समझ में आ गया कि या तो ये पॉसिबिलिटी है या ये, और इन दोनों में देखकर पता लग रहा है दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो पहली बात समझ में आ गई कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो कंडीशन लगा दो, क्या आएगा, माइनस टाइम्स के माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी ग्रेटर देन आप कह रहे हो 0 है। इसको सॉल्व करा तो के स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6k माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो कुछ मिस कर दिया क्या मैंने, नहीं ठीक है, के स्क्वायर माइनस का 10k प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो k माइनस 9 k प्लस 1 या माइनस 1 ही आएगा, माइनस 1 ही आएगा, k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। उसके बाद तुम्हें याद होगा मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बताया था, सॉल्व कैसे करते हैं, सभी को याद है भाई? यस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं याद है? क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे भाई, k की वैल्यू 9 भी आएगी और 1 भी आएगी। तो फिर क्या करते थे हम, याद है? कुछ नंबर लाइन बनाते थे, एक 1 ले लेते थे, एक 9 ले लेते थे। अब जल्दी से 1 से पीछे कुछ भी ले लो, k की वैल्यू 0 ली, 0 रखकर यहाँ पर मैंने 0 लिया और यहाँ पे रखा, तो मैंने देखा क्या आएगा, -9 -1 पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ठीक आ रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव आएगी और यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। हमेशा मैंने मना करा था, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऑल्टरनेट ही आएगा। अगर किसी फैक्टर का मतलब यहाँ जो k-9 या k-1 लिखा हुआ है, अगर मान लो किसी का स्क्वायर लिखा होता तो उस क्रिटिकल पॉइंट के बाद दोनों साइन सेम आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट ही लिखना है, हमेशा देख लेना, चेक भी कर लेना। ओके, तो ये मुझे पता लग गया कि कहाँ पे वैल्यूज पॉसिबल है की। तो मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, के पॉजिटिव आना चाहिए, सॉरी के मतलब के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे कि k-9 और k-1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। तो वो दो जगह पे हो रहा है सर, कहाँ पे, देखो k जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बता दो, k कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -∞ से लेकर 1 तक। 1 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, जल्दी से बताओ, 1 को इंक्लूड करें या नहीं करें? अगर 1 को इंक्लूड कर लिया तो इनइक्वालिटी में तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 तो इक्वल टू 0 होता है, तो ये ओपन इंटरवल ही रहेगा 1 पे, और यूनियन क्या आएगा 9 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है? यहां तक सभी को आया समझ में? यस सर। यार यस सर नो सर बोलते रह करो, बताते रह करो, आ रहा नहीं आ रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो k की वैल्यू समझ में आई, -∞ से 1 तक और 9 से इन्फिनिटी क्यों लिखी मैंने, ये क्लियर है? यस ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो एक रेस्ट्रिक्शन लग गई कि भाई k यहाँ से यहाँ तक होगा, क्या यही आंसर है? नहीं, अभी और भी सोचना है हमें, क्योंकि और रिस्ट्रिक्शन लगकर और हमारा जो रेंज है वो नैरो हो सकता है, मतलब ये वाला रेंज आ रहा है बट और नैरो हो सकता है रेंज, ठीक है? अब हमने क्या जो ग्राफ देखा था उस ग्राफ से क्या एनालाइज करते हैं, हमने एक चीज नोटिस करी, मैंने कहा था जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो डी वाली वैल्यू, डी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0 होना चाहिए। फिर वर्टेक्स जो है वो उसको देखो, वर्टेक्स दोनों केसेस में जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स याद होगा आपको क्या होता था, -b/2a -d/4a। अच्छा, जब भी आप वर्टेक्स निकालोगे यहाँ पर उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसा बोल सकते हैं? एक्स की वैल्यू के बारे में कुछ बोल सकते हैं? नो सर। अच्छा, x की वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अच्छा, दोनों में देखने में ऐसा लग रहा है पॉजिटिव ही है, पर ग्राफ थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता था, ये 1 है, लेट्स से 2 है, तो वर्टेक्स ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स में जो x वाला कोऑर्डिनेट है -b/2a -d/4a, उसमें ये आपका नेगेटिव भी हो सकता था और इन वालों में पॉजिटिव आ रहा, राइट? ये समझ में आया? तो x के बारे में जो x कोऑर्डिनेट है -b/2 है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन -d/4 है जो y वाला कोऑर्डिनेट है, उसके बारे में पक्का कह सकते हैं कि क्या होगा। कोई बताएगा क्या होगा, ये कैसा होगा, बताओ भाई क्या होगा? ये तो हमेशा x एक्सिस से नीचे ही रहेगा, ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये x एक्सिस के नीचे रहेगा, मतलब ये तो नेगेटिव ही रहेगा, राइट? ये बात क्लियर है? अच्छा, ये नेगेटिव है तो इसका मतलब बेसिकली -d/4a लेस देन 0 आप ये कह रहे हो, है ना? तो इसका मतलब तो ये निकला बस d ग्रेटर देन 0, ये तो हम ले ही चुके हैं, इसके लिए तो कोई नई बात है ही नहीं, तो हम ले ही चुके हैं डायरेक्टली, तो यानी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ये तो हम पहले ही ले चुके हैं।
ठीक है ना, कोई नई बात नहीं मिली यहाँ से। और कोई बात कोई बताएगा? और क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? अच्छा, 1 और 2 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ, एग्जैक्टली 1 और 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान से देखो, एक तो डी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया वर्टेक्स को ऑब्जर्व करके देखना है कि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कह सकते हैं। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तीसरी बात है? F1 पर और F2 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या होगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं ग्राफ को, ऐसे ग्राफ ऐसे है, ओके। तो अगर मैं F1 पे वैल्यू निकालता हूं, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, ये F1 होगा यहाँ पर, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालता हूं तो ये F2 होगा। तो F1 और F2 के बारे में मेरे को बता दो, F1 की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? यहाँ पर F1 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? नेगेटिव आएगी। और यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये तो एक ग्राफ होगा। अच्छा, दूसरी बात एक और देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? F1 क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और F2 क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, तीसरे वाला भी देख लेते हैं, हमने कुछ ऐसा भी बनाया था। F2 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। F1 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो एक बात क्लियर हो गई ना, मतलब ग्राफ में ये बात क्लियर हो गई ना कि भाई F1 और F2 का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। अच्छा, F1 कई बार F1 पॉजिटिव आ रहा है और F2 नेगेटिव आ रहा है, और कई बार F1 नेगेटिव आ रहा है और F2 पॉजिटिव, मतलब ऐसा हो सकता है कि F1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो मैंने इंडिविजुअली नहीं लिया। अगर ये कंफर्म हो जाता कि F1 ही पॉजिटिव है और F2 ही नेगेटिव है तो फिर मैं इंडिविजुअली लेकर करता। पर अब यहाँ पर ये कोई गारंटेड नहीं है कि F1 पॉजिटिव है या F2 पॉजिटिव है, दोनों में से एक पॉजिटिव लेकिन एक नेगेटिव होगा, ये कंफर्म हो गया। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मुझे इंडिविजुअली जानने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। ये क्लियर है? तो F1 F2 का मतलब क्या है? जो फंक्शन है, मतलब y बेसिकली, y या fx लिख दो, तो वो क्या था? x स्क्वायर माइनस क्या था? k माइनस 3 टाइम्स x प्लस k, ये था। तो F1 और F2 का मतलब क्या? बेसिकली ये fx ही आपका। तो इसका मतलब है एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर दो फंक्शन में, यानी x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस k माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस k, एक बार 1 पुट कर दिया, और एक बार F2 पुट कर दो, मतलब 2 पुट करके 2 स्क्वायर माइनस k माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस k। ये आप कह रहे हो लेस देन 0 है। ये क्लियर है? मतलब इस इनइक्वालिटी को और सॉल्व करना है, यहां से भी हमें कुछ k के ऊपर रेस्ट्रिक्शन मिल जाएंगी कि k कहां से कहां तक बाउंड है। ये क्लियर है? Yes, sir. सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. तो ये सेकंड हमारी रिस्ट्रिक्शन हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 माइनस के माइनस प्लस 3 प्लस के, ये आ गया, और यहाँ से आएगा 4 माइनस के प्लस 3, 2 से भी मल्टीप्लाई करना था, 2 से भी कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? माइनस 2 के प्लस 6 प्लस के लेस देन 0 आप कह रहे हो। तो यहाँ से के कट गया, 4 टाइम्स ये आ गया माइनस के प्लस 10 लेस देन 0। अब देखो यहाँ से एक और रिस्ट्रिक्शन मिल गई। अब 4 तो भाई 0 से बड़ा ही होता है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस के प्लस 10 ही लेस देन 0 होगा, यानी कि बेसिकली माइनस के लेस देन माइनस 10, तो के क्या होगा? ग्रेटर देन 10। ये बात समझ में आई? यस। एक और हमारा क्या मिल गया? हमें रेंज मिल गया के ऊपर कि के 10 से बड़ा भी होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बोला सारी बातों में? एक तो आपको ए सबसे पहले देखना है, जो कॉफिशिएंट है, जो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, वो देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव, भाई ए लेस देन 0 है या ए ग्रेटर देन 0। ग्राफ एनालाइज करना है कि ऊपर वाला बनेगा पैराबोला या नीचे वाला। फिर मैंने कहा डी देखो कि डी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है आपको, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लेस देन 0। और लास्ट, अच्छा फिर एक लास्ट बोला मैंने, वर्टेक्स भी बोला माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। इसमें ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालो कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आ रहा है। और लास्ट फंक्शन की वैल्यू उन रूट्स पर एफ अल्फा और एफ बीटा, इंडिविजुअली अगर इंडिविजुअली कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा तो उन दोनों का प्रोडक्ट या सम क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको एनालाइज करनी है ग्राफ देखकर, और फिर जो के है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो अब 2 निकले बस, एक ये निकला के ग्रेटर देन 0, और पहला क्या आया था याद है किसी को? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आया था, ओपन इंटरवल यूनियन कहां से कहां तक? 9 से इन्फिनिटी आया था। अब ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड है और नहीं है, मतलब ये के ग्रेटर देन 10 भी होना चाहिए और ये वाली बात भी सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तो कौन सा इन दोनों में कॉमन बात होगी? तो आंसर क्या आएगा? देखो के क्या होगा बताओ। अगर के आप कह रहे हो ग्रेटर देन 10 है और आप कह रहे हो कि माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनिट 9 से इन्फिनिटी के बीच में भी होना चाहिए, तो कौन सा होगा इनमें कॉमन जो बात होगी? ग्रेटर देन 10 ही तो होगा। और के बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 10 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है? Yes, बोलो sir. भाई, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. इसमें बोलो किसी को डाउट है तो? सभी को क्लियर है? Yes, बोलो sir. भाई जल्दी से। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बातें आपको सभी को लाइक समझ में आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। कॉमन रूट के लिए कंडीशन, बोथ कॉमन रूट के लिए कंडीशन, और डी पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, लीडिंग कोएफिशिएंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, एफ अल्फा एफ बीटा, और ग्राफ को एनालाइज करना है इस तरह से जो मैंने बताया। ठीक है, अच्छा अब आता है कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपके प्रीवियस लाइक पहले आए भी हुए, तो कुछ क्वेश्चन है। जैसे लेट्स से क्वेश्चन आया, हमें बोल दिया किसी ने, लेट्स से दी इक्वेशन ऐसे दी हुई है, रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3, ये दिया हुआ है, वेयर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हैज, बताना है क्या इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पहला ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, निकलेगा ही नहीं, ये कह रहा है। बी है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अच्छा, उसने बोला है कि x रियल होना चाहिए, x रियल बोल दिया तो इसका मतलब अगर इमेजिनरी आ रहा है तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि उसने बोला x रियल होना चाहिए और x की वैल्यू सॉल्व करके अगर इमेजिनरी वाली आ रही है तो मना कर देंगे, भाई सॉल्यूशन नहीं है। फिर बी बोला एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही होगा, दो नहीं निकलेंगे, मतलब दोनों रिपीटेड होंगे तो। और फिर बोल दिया एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होंगे मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। और डी बोल दिया एग्जैक्टली फोर सॉल्यूशन होंगे, ये कह रहा है चार होंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, ये आ गया स्क्वायरिंग करके। तो स्क्वायरिंग करने के बाद अब मैं क्या करूंगा? राइट साइड को भी ओपन करूंगा। क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, सबको एक तरफ ले आऊंगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा 7x प्लस माइनस का 4, राइट, ये आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कोई बताएगा क्या होंगे इसके? बताओ भाई क्या आएगा? x की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ रहा है, प्रोडक्ट -8 आ रहा है और ऐड करके 7 आ रहा है, क्या क्या होंगे? प्लस का 8 माइनस का 1, ये ठीक है। Yes, sir. 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें आ गया भाई हमारा x की वैल्यू आ गई x प्लस 4 Yes, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू 1/2 आ गई और 4 आ गई। तो क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? sir. क्या दोनों आंसर रियल आ रहे हैं? क्या दोनों आंसर रियल आ रहे हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? Sir. ऑप्शन नंबर सी Yes, sir. रॉन्ग हो गया। आंसर है नो सॉल्यूशन। क्यों? कौन आंसर है भाई इतनी जोर से? बेटा म्यूट पे रखो, सभी को भी म्यूट रखना है। ओके, तो मैंने नो सॉल्यूशन क्यों बोला? तुम्हें याद है मैंने बताया था जब लास्ट क्लास में ही समझाया था ये बात। मैंने बोला था कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करते हो, क्यूबिंग करते हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा करने से क्या होता है, कुछ जब सॉल्व करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी निकल सकते हैं जो एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताया था लास्ट क्लास में कि अगर कोई कहता है कि रूट एक्स इक्वल टू लिखा है, लेट्स से 1 लिखा हुआ है, आपने स्क्वायरिंग कर दी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और फिर आप कहोगे एक्स की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है और -1 भी, तो ये दोनों बातें ठीक है। लेकिन जब आपने ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे तो ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई, रूट -1 कोई 1 थोड़ी ना होता है, ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके आंसर निकले उसमें से एक्स्ट्रा निकल गई कुछ बातें। तो आप फिर ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने कहा था सेटिस्फाई कराकर चेक भी करना कि भाई वो क्या दोनों कंडीशन जो आई है वो सेटिस्फाई करेंगी भी या नहीं करेंगी।
तो यहाँ पर तो जैसे एक 1 तो कर जाएगी, -1 नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो आपके आंसर आए हैं आपने स्क्वायरिंग करके तो निकाले। तो इन जो वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देख भी तो लो कि ठीक भी है या नहीं। तो क्या थी ओरिजिनल इक्वेशन हमारी? ये थी। क्या क्या है हमारा आंसर बताना। एक तो आया हमारा पहला आंसर आया हमारा 1/2 आया और 4 आया। तो 1/2 पुट करना ही करी फॉर x इक्वल टू 1/2 क्या आएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5 इक्वल टू 1/2 माइनस 3। साफ दिख रहा है ये नेगेटिव आएगा और रूट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो क्या इक्वल आएंगे? देखो x इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई, भाई नहीं करेगा ये, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो यानी ये नहीं है। और एक बार 4 भी पुट करना, 3 टाइम्स 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 4 माइनस 3। ये तो 1 आ रहा है और यहाँ 1 नहीं आएगा ये भी, यानी कि x इक्वल टू 4 ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो आंसर आए पॉसिबल वैल्यूज, अगर जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती थी वही दोनों की दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही तो बाकी तो कोई करेगी नहीं, क्योंकि लाइक सॉल्यूशन आया ही यही था अगर पॉसिबल होता तो। देयरफॉर क्या होगा इसका आंसर? नो सॉल्यूशन। तो पेपर में ना रश नहीं करना, मतलब हर बात का एक इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। उसने लिख के दिया ना कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मीनिंग है। रूट लिख कर दिया है, उसका मीनिंग है। तुमने स्क्वायरिंग करी तो तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि स्क्वायरिंग और जो पावर हम रेज करते थे सॉल्व करने के लिए, उससे जो आंसर आते थे कुछ रूट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो रूट्स अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, हो सकता है वो जो आंसर आए दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कराकर चेक करना है। अगर नहीं करा तो लाइक ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं ना कहीं गड़बड़ कराओगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया क्योंकि ज्यादातर बच्चे किसी ने भी मेरे को लाइक नहीं बोला नो सॉल्यूशन, सभी ने देखकर डायरेक्टली बोला कि आंसर क्या होगा, 2 सॉल्यूशन हो गया एग्जैक्टली। क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को डाउट इसमें? बेटा सभी को क्लियर है ना ये बात? यस सर। Yes, sir. चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से बोल दिया किसी ने इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सी। कैपिटल सी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके रियल वाले भी आते हैं, नॉन रियल वाले भी आते हैं, सब कुछ आता है मतलब उसमें। और आर डिस्टिंक्ट, ऐसे बोल दिया कि डिस्टिंक्ट है रूट्स, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है, अलग है। ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं, ऐसे बोल दिया उसने। देन आपको बताना है अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107 क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो लिखा हुआ है उससे देखा कि क्या मिडल स्प्लिटिंग हो सकता है, नहीं होगा। डी वाले मेथड से रूट्स निकाल दिए, क्या आएंगे माइनस बी जो कि प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी करोगे क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 3 डिवाइड बाय 2। तो भाई एक्स की वैल्यूज आ रही है आपकी 1 प्लस √3 आई डिवाइड बाय 2 और 1 माइनस √3 आई डिवाइड बाय 2। अभी आपको याद होगा मैंने ओमेगा बताया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद है किसी को? यस सर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो वैल्यूज आई थी, दो ध्यान से देखो क्या क्या थी, ये थी ना दोनों। और अब जो आंसर आया मेरा, अब जो आंसर आया वो इन दोनों का नेगेटिव आ रहा है। देखो ऑब्जर्व करो, जो अब आंसर आया उसमें 1 प्लस √3 आई बाय 2 आया है और एक आया 1 माइनस √3 आई बाय 2, है ना? ये क्लियर है? यही आ रहा है ना? तो यानी कि ये जो आंसर आया ये एक तरह से ओमेगा स्क्वायर हो गया नेगेटिव वाला, और ये हो गया आपका नेगेटिव ओमेगा। ये क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव ही आ रहे हैं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे उनके नेगेटिव ही आंसर आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, तो sir. मैंने बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, क्योंकि अब इसको अगर आप 101 पावर थोड़ी ना सॉल्व कर पाओगे। मान लो कोई बच्चा कहेगा सर मैं स्क्वायर को सॉल्व कर लूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा मैं कर लूंगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चलो वो भी कर लूंगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 वो भी चलो कर लूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगा दूंगा, अल्फा की पावर 5 है बीटा की पावर 5 चलो वो भी कर लूंगा बाइनोमियल थ्योरम लगाकर। लेंदी हो जाएगा पर निकल जाएगा। पर 101 पावर कैसे सॉल्व करोगे? इतना बड़ा थोड़ी ना लिखोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो फिर ये चीज लाइक अगर ऐसा है, मतलब इतनी बड़ी पावर है तो सोच लेना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब यानी कि कुछ ना कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये वाला फंडा लग रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा। ठीक है?
तो ये लगा दिया हमने फिर फंडा क्या, अल्फा की जगह हमने रख दिया, ये अल्फा आपका एक तरह से, ये आपका अल्फा है और ये आपका एक तरह से बीटा है। तो आप कह रहे हो कि माइनस ओमेगा की होल पावर 101 और प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 107, ये सॉल्व करना है। अब आपको पता नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव ही आएगा, यानी नेगेटिव 101 इस तरह से, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा बताओ, नेगेटिव ही आएगा ना अभी भी क्योंकि 107 पावर है। नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव कितना आएगा, ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 107 का डबल कितना होता है 214। ठीक है, अब ये भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे एक और रिलेशन पता है, याद है किसी को, क्या बताया था, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। तो इसको क्या करो, रिड्यूस करो थोड़ा सा, इसको रिड्यूस करो, क्या करूं, ओमेगा क्यूब की पावर कितनी लिख दूं बताओ, ओमेगा क्यूब की पावर कितना लिख दूं, 101 को 3 से डिवाइड करो कितना आता है, 101 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा बस ये बता दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, कोशेंट कितना आएगा 33 सर 2 बचेगा रिमाइंडर। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे लिख दूं ओमेगा क्यूब की पावर 33 और इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर कितना लिखें 21 होगा 7 और 1 और एक ओमेगा बचेगा, ये क्लियर है। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब तो यार 1 होता है तो वो तो लिखो ही मत, बस ओमेगा स्क्वायर बचेगा और ये कितना बचेगा माइनस ओमेगा, ये क्लियर है। और इन दोनों में से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अब तुम्हें एक रिलेशन याद है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो बेसिकली क्या आंसर आ गया समझ आए, क्लियर है भाई। सर आंसर 1 नहीं आएगा, -1 वेरी गुड, बाहर भी नेगेटिव था भाई, ठीक है तो +1 होगा, ठीक है यस सर। क्लियर। इसका मतलब कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, हैप्पी टू नो दैट, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से ऐसे बोल दिया किसी ने, फाइंड सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x which satisfy इक्वेशन ऐसे दी हुई है 2 की पावर x - 1 और एक क्वाड्रिक दिया हुआ है x² + 5x - 50 और इक्वल टू दिया हुआ है क्या 1। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x इस इक्वेशन से x की जो भी रियल वैल्यूज निकल सकती हैं उन सभी रियल वैल्यूज का सम करना है, जो आंसर आएगा वो बताना है क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल लाइक बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको देखा मैंने, इक्वेशन जो लिखी हुई है, जो इक्वेशन लिखी हुई है देखने में बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन राइट साइड पे 1 दिया हुआ है। अब मुझे ये पता है कि अगर 1 आ रहा है राइट साइड पर, तो मुझे एक एक्सपोनेंट में छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 कर दो तो आंसर 1 आता है, या किसी भी नंबर की पावर, है ना। अब 2 जो है वो तो फिक्स्ड एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 की पावर सिर्फ एक ही पॉसिबल ऐसी हो सकती है जिससे कि आंसर बना जाए, तो ये होल पावर क्या होगी भाई 0। भाई, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्या हो सकती है बताओ, क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अलावा, नो सर। तो भाई 2 की और 0 करके ही 1 आएगा, और कुछ तरीका ही नहीं है, ला ही नहीं सकते आप 1। तो इसको 1 0 के इक्वल रख दिया, तो x - 1 ये तो फैक्टराइज पहले से ही हुआ पड़ा, इसको और कर लिया, इसका कोई बताएगा क्या होगा, इसको फैक्टराइज कर लोगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -50 ऐड करके 5, तो प्लस का 10 और माइनस का 5 है ना, ये हो जाएगा। तो x की 3 वैल्यूज आ गई 1 -10 और 5, ये क्लियर है भाई सभी को। यस सर। तो इन सभी का सम क्या हो जाएगा, सारी रियल है, ठीक है, तो 1 -10 + 5 कर दो, इनका सम कर दो, आंसर आ गया 6 - 10 - 4, क्लियर सभी को। यस सर। किसी को डाउट इसमें बोलो, हाँ भाई क्लियर है सभी को। यस ओके सर। चलो लेट्स से अब ऐसा आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिमाग लगाना, फाइंड x, या फिर ऐसे देते चलो, इफ फाइंड सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन दी हुई है x² - 5x + 5 होल टू द पावर x² + 4x - 60 इक्वल टू 1, ऐसा देखिए, x² - 5x + 5 और होल टू द पावर जो है वो भी एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे दिया, तो और इक्वल टू 1 दे दिया। अब सबसे पहले क्या समझ में आता है कि अब राइट साइड पे अगर 1 है तो अब जो बेस है
पहले तो बेस फिक्स कर दिया था, पहले तो बेस 2 दे दिया था, तो 2 की पावर तो कुछ भी करो 1 तो तभी आएगा जब 0 होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस बार बेस भी बताया नहीं क्या है, तो अब राइट साइड पे अगर 1 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई? ऐसा हो सकता है कि जो बेस है, देखो ऐसा होता है ना 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, राइट? ये बात ठीक है? Yes, sir. तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई आपका इसका मतलब ये निकला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 होगा, एंड और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 कैन बी एनी रियल वैल्यू। ठीक है भाई, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। अगर आपका बेस 1 हो जाए और पावर में चाहे कोई भी रियल वैल्यू हो, रियल वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं मैं पावर में क्योंकि पावर भी रियल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी कुछ आ गया तो फिर नहीं निकलेगा, ऐसे फिर 1 नहीं होगा। तो यानी कि बेस में अगर 1 हो और पावर अब चाहे कुछ भी हो तो भी आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब इसको मैंने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो आ गया भाई x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी 4 या फिर 1 आ गई, और x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1 लेकर जो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 लिखा हुआ है वो रियली आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो पहले वाली पॉसिबिलिटी से मेरी 2x की वैल्यूज आ गई, 4 भी आ गई 1 भी, और दोनों वैलिड है। ठीक है, दोनों बताओ आ सकती है। अब दूसरा केस बताओ, क्या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, कोई बताएगा? सारी पॉसिबिलिटी लेनी है, अगर आपने एक भी मिस कर दी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जो जो हो सकता है सारी पॉसिबिलिटी लेनी है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकती है भाई? अगर राइट साइड पे 1 आ रहा है मतलब वेरिएबल की पावर कुछ एक और पावर है क्वाड्रेटिक वाली, तो 1 और कब आ सकता है? 1 की पावर कुछ भी करके 1 आता है, और कब आता है बताओ? -1 से भी आ सकता है। -1 की पावर क्या रखनी? -1 की पावर आपको पता है इवन रखेंगे तो 1 आता है, लेकिन -1 की पावर अगर ऑड रखते हैं तो क्या आता है? -1। तो यानी ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये वाली हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 लिखा है वो इक्वल टू 1 हो, एंड दूसरी बात क्या, जो पावर इवन है इसका मतलब जो ऊपर पावर लिखी हुई थी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x था प्लस 4x माइनस 60, वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए ना। ये बात ठीक है? Yes, sir. तो अब इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अच्छा मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, सॉरी -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 जो बेस है वो आपका -1 होना चाहिए, और जो पावर लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 वो इवन होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी भी मिडिल स्प्लिटिंग हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है और x की वैल्यू 3 हो सकती है। पर क्या दोनों ठीक है? पहले तो आपका ये था कि जो x की वैल्यूज आई थी हमारी 1 और 4, उससे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बस रियल होना चाहिए, वो तो रियल तो होगा ही हमेशा, पक्का हो गया तो कंफर्म था, इसलिए दोनों वैल्यूज मैंने ले ली थी। लेकिन इस बार क्या है, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आई, लेकिन उसके लिए दोनों के लिए आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 60 है वो इवन भी तो होना चाहिए। तो चेक कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस 60, ये तो साफ दिख रहा है, मतलब मेरे को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सारे 2 के मल्टीपल्स हैं तो इवन तो आएगा ही पक्का। ठीक है, ये तो ठीक है। तो यानी x की वैल्यू भाई 2 करेक्ट है, चल जाएगा। पर अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 3, तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस 60, भाई ये इवन और ये ऑड आएगा, तो इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आएगा? ऑड। तो इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 है ना। क्लियर है? बोलो भाई, ये ठीक है? Yes, sir. तो यहां से हमारा सिर्फ आंसर क्या है? x की वैल्यू सिर्फ 2 आई। अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी बताएगा या बस इतनी होगी पॉसिबिलिटी वैल्यू? बताओ। अब वो वाला केस भी तो हो सकता है कि बेस कुछ भी हो, बेस कोई भी रियल नंबर हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 कैन बी एनी रियल नंबर, एंड और जो पावर लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 वो क्या हो? 0। अगर पावर 0 हो जाएगी, बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ना तब भी। Yes. इसको करके क्या आएगा? इसको करके क्या आएगा? x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज आ गई 10 और 6। क्लियर? So तो minus 10. 10 और 6 से माइनस 10, सॉरी, थैंक यू।
तो भाई x की वैल्यूज आपकी आ गई -10 और 6, ठीक है। तो -10 और 6 से जो आपका x स्क्वायर -5x + 5 है वो कोई भी एक रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है वो भी। तो आपकी यानी कि जो x की पॉसिबल वैल्यूज आई वो क्या क्या आई आपकी, एक तो -10 आया, 6 आया, 2 आया पर 3 नहीं आया, 2 भी ठीक है, और पहले क्या आया था, पहले आए थे हमारे 1 और 4। क्लियर है बेटा सभी को? इन सबको मैं क्या कर दूंगा, इन सबका क्या कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि इस वाले केस में आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल में होगी तो पहला पॉसिबिलिटी हमने क्या ली कि भाई 1 की पावर, आपको मतलब ऐसे याद रखना है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, -1 की पावर इवन लेने पे 1 आता है, और x की कोई भी वेरिएबल हो कुछ भी उसकी पावर 0 लेने पे 1 आता है। ये 3 बातें याद रखनी है ना? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और जो वैल्यूज निकलेंगी उनको फिर सेटिस्फाई करा के चेक भी करना है कि जैसे हमने -1 की और इवन लेकर जब सॉल्व करा तो उससे 2 आंसर आए, और ऑड से तो मैंने कह दिया नेगेटिव बनाएगा, लेकिन इवन वाले में भी जब आपकी 2 वैल्यूज आई, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, तो आपने वैल्यूज पुट करके चेक भी करा कि जो पावर है वो भी इवन होनी चाहिए। तो जिसमें इवन आ रहा था वो तो हमने कंसिडर कर लिया x = 2, जिसमें आंसर ऑड आ रहा था उसमें x = 3 को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्लियर? Yes, समझ में आया? ठीक है, एंड कल आपका आई थिंक टेस्ट होगा, राइट? ये छुट्टी है आपकी? कल बेटा टेस्ट है तो आपका, ये परसों छुट्टी है, है? संडे को नहीं होता परसों टेस्ट? होगा टेस्ट, मंडे को होता है क्या तुम्हारा? ठीक है ठीक है संडे संडे ठीक है, संडे, हाँ तो कल तो सैटरडे है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। तो संडे के लिए आपका ये चैप्टर आएगा क्वाड्रिक और फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जो बेसिक होते हैं, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल जो बताए थे मैंने, फंक्शंस, डोमेन रेंज, ये आपको पता होना चाहिए एंड प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, तो अगर किसी को देखने फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखे तो बेटा यू कैन गो थ्रू। ठीक है, फिर कल की छुट्टी है, लगेगी क्लास कल? हाँ बेटा कल की छुट्टी होगी, कल तो नए साल की छुट्टी है, तो लाइक प्रैक्टिस करना ये चैप्टर। ठीक है, ओके, हैप्पी न्यू ईयर ऑल। Thank ओके बेटा, सर आपको भी इन एडवांस। थैंक यू सेम टू यू। ओके बेटा, थैंक यू ऑल, बाय बाय। Bye, sir.